और जब मैं यहाँ आता हूँ हर साल तो ऐसा लगता है कि अपने परिवार के बीच में आया हूँ। जो काम डॉक्टर नागपाल कर रहे हैं उसको मैं करीब 20 साल से देख रहा हूँ। और मैं डॉक्टर नागपाल का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हम सबकी जिंदगी में तरह तरह के चैलेंजेस आते हैं। मेरी लाइफ भी ऐसी सेक्सी नहीं थी जैसी टीवी पर आप देखते हैं। बचपन से लेकर अब तक बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे संघर्ष झेलने पड़े हैं। लेकिन एक चीज मैंने ये सीखी कि परेशानी से, अभाव से, चैलेंजेस से, संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए। हम में अगर काबिलियत होगी तो हम हर संघर्ष से, हर चैलेंज से जीत कर निकलेंगे। और मैं तो ये मानता हूं कि ये जिंदगी एक आग की जलती हुई भट्टी है। अगर हम सोना है इसमें तप कर खड़े होकर बाहर निकलेंगे। अगर सोना नहीं है तो ऐसी जिंदगी का फायदा ही क्या है। आपकी अदालत में हर थोड़े दिन में किसी बड़े ताकतवर व्यक्ति से मुझे बात करने का मौका मिलता है। और जो भी लोग आते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलता है। एक तो वो शो है जो आप टीवी पर देखते हैं, और एक जो पर्दे के पीछे ऐसे लोगों से बात होती है। मैं आपको एक उदाहरण, अभी मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा था। गौतम अडानी के बारे में पूरी दुनिया क्या क्या सोचती है, क्या क्या देखती है। कैसे पिछले कुछ दिनों हमने देखा कि वो दुनिया के टॉप मोस्ट वेल्दी पीपल ऐसे लोगों में बन गए। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में उनकी गिनती होने लगी। लेकिन जब मैंने उनको आपकी अदालत में बुलाया तो क्या निकल के आया? एक साधारण परिवार से उठा व्यक्ति जो स्कूल ड्रॉप आउट था, जो बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकता, जिसके परिवार का ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था जहां से वो बिजनेस एक्यूमेंट सीख सके, अपने दम पर इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, और हमारे यहाँ नहीं, दुनिया के अलग अलग लोग। किस लिए? उन्होंने हमेशा एक चीज पर ध्यान दिया कि जितने बड़े होते जाओ उतने ज्यादा विनम्र होते जाओ, उतने ज्यादा पोलाइट होते जाओ। जब मोदी जी आपकी अदालत में आए तो उनसे एक बात सीखी। बात करते करते उन्होंने कहा, कुछ बनने का सपना मत देखो, सपना देखना है तो कुछ करने का सपना है। और देखिए करते करते वो कहां पहुंच गए। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग बातें सिखा के जाते हैं। ये बहुत पुरानी बात हुई। अटल बिहारी वाजपेयी देश के बहुत बड़े लीडर्स थे। शायद दुनिया में ऐसा ओरेटर पिछले 100 साल में नहीं हुआ। इतने अच्छे वो वक्ता थे। उनसे मैंने कहा, जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो मैंने कहा, अटल जी मुझे आपसे बोलने की कला सीखनी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमसे आप बोलने की कला मत सीखिए,
अगर हमसे कुछ सीखना है तो ये सीखिए कि चुप कहाँ रहना है। ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे अलग अलग तरह के लोगों से मिलने का, बात करने का, सीखने का, समझने का मौका मिला। शाहरुख खान को अभी आपने देखा, बहुत बड़े स्टार हैं, दुनिया के मुल्कों में जबरदस्त फॉलोइंग है, लेकिन इसके बाद भी वो विनम्र है, हम्बल है। उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? चार्मर है। अगर आपसे मिलेंगे तो आपका दिल जीत लेंगे अपनी बातों से, अपने तरीके से, और ये कोई बनावटी नहीं है। मैंने देखा कि उनकी जो वार्मथ है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई बड़ा आदमी उससे वार्मथ है, किसी भी अपने व्यूअर से, किसी अपने दर्शक से, किसी भी अपने फैन से, फॉलोअर से मिलते हैं उतनी ही शिद्दत से, उतनी वार्मथ से, उतनी गर्मजोशी से मिलते हैं। ये बहुत कुछ सीखने की बात है। सलमान खान से जब मैं मिला तो मेरी उनसे दोस्ती नहीं थी, काफी झगड़ा था। आपकी अदालत के कार्यक्रम के बाद हमारी दोस्ती हुई और एक दिन उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम जब एंटरटेन करते हैं, लोगों को सिनेमा हॉल में बुलाते हैं, दिखाते हैं, तो हमारी बड़ी जिम्मेदारी, एक चीज ऐसी है जो वो खर्च कर देता है वो वापस नहीं आती, वो है टाइम, समय। और कोई अपना प्रेशियस टाइम हमें दे रहा है, कोई सबसे कीमती चीज हमें दे रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको उसकी पूरी वैल्यू दें। और अगर नहीं दे पाते हैं तो ये हमारी कमी, हमारा अपराध है। इसके लिए हमें लोगों से माफी मांगनी चाहिए। मैं जानता हूं कि आप सब लोगों की जिंदगी में जो चैलेंजेस हैं वो हमारी जिंदगी से ज्यादा है। जब मैं आपकी उम्र का था तो शायद हमारे चैलेंजेस, हमारी चुनौतियां अलग तरह की थी। आपके चैलेंजेस ग्लोबल है। ये आया है कि पूरी दुनिया बहुत करीब आ गई, इंटरनेट की वजह से, स्मार्टफोन की वजह से, टीवी की वजह से, एक्सपोजर की वजह से आप लोग पूरी दुनिया को जानते हैं। तो मैं कोई आपको बहुत सीख नहीं दे सकता। मैं तो आपसे ये बता सकता हूं कि मैंने जिंदगी में क्या सीखा, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। मुझे लोगों ने क्या सिखाया, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। लेकिन आप जिंदगी को जिस तरह से जीते हैं, आप जिस तरह से अपने चैलेंजेस को फेस करते हैं, उससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमेशा मैं यहां जब आता हूं, डॉक्टर साहब से कहता हूं कि भाषण देने के बजाय, स्पीच देने के बजाय, मेंटल हेल्थ जिसके मास्टर हैं डॉक्टर नागपाल, 20 साल से टीनेजर्स की सेवा कर रहे हैं। अपना स्वार्थ, अपनी खुशी, अपना लाइफ, अपनी जिंदगी के आराम छोड़ करके इस काम में लगे हैं। ये कोई आसान काम नहीं। मैं जब इनको देखता हूं तो मुझे समझ आता है कि डेडिकेशन क्या होता है और अपने काम के प्रति पैशन क्या होता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत अभिनंदन आपका। एक साल में डॉक्टर नागपाल जैसे लोगों के चैलेंजेस कितने बढ़ गए हैं। वेलनेस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए केसेस कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। और जिस तेजी से ये समाज में बढ़ रहा है और जिस तेजी से हमारे समाज में एक स्टिग्मा है, इसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। किसी के बारे में लगे इश्यूज हैं तो छुपा लो, किसी को बताओ मत, घर में भी बात मत करो। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारे मेंटल हेल्थ की, मेंटल इश्यूज की यही है कि हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। मैंने ऐसे इश्यूज को बहुत करीब से देखा है। मैंने मेंटल हेल्थ के इश्यूज को जिया है और
मैं आपसे इतना कह सकता हूं अपने अनुभव से कि जब हम इसके बारे में बात करते हैं, डॉक्टर से डिस्कस करते हैं, साइकियाट्रिस्ट से डिस्कस करते हैं, क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था, घरों में बड़े बूढ़े होते थे, एक जॉइंट फैमिली होती थी, तो दादाजी से, नाना जी से, नानी से, दादी से ये बात कर लेते थे और उनकी जिंदगी के अनुभव होते थे, वो समझ लेते थे और उनसे बात करके बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाते। अब जमाना बदल गया, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, छोटे छोटे परिवार हो गए, लोग अलग अलग रहते हैं और जो एक घर में रहते हैं वो भी जब डाइनिंग टेबल बैठते हैं तो सब अपने मोबाइल को देख रहे होते हैं, आपस में कॉन्वर्सेशन नहीं है, चर्चा नहीं है। और मैं एक परिवर्तन जो चेंज देखता हूं वो ये देखता हूं कि स्मार्टफोन की वजह से, इंटरनेट की वजह से, मोबाइल फोन की वजह से अगर हमारा कोई रिलेटिव कैलिफोर्निया में रहता है, हमारा कोई रिलेटिव सिंगापुर में रहता है, उससे ज्यादा बात होती है बजाय उसके जो घर में रहता है। भाई बहन की आपस में बात नहीं होती, लेकिन दोस्तों से बात होती है। मौका मिलता है, जाता हूं तो मुझे कोई खाना भी नहीं खाने देता, लोग सिर्फ सेल्फी खिंचाने में रहते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि जो यंगस्टर्स आते हैं, जब खाना, पहले तो वो मैं देखता हूं कि जिस रेस्टोरेंट में एंटर कर रहे हैं उसकी तस्वीर लेते हैं, फिर जब टेबल पर बैठते हैं तो वेटर की तस्वीर लेते हैं, फिर जब खाना आ जाता है तो खाना खाते नहीं है, उसकी तस्वीर लेते हैं अलग अलग एंगल से और उसको पोस्ट करते हैं। और जो चार फ्रेंड्स आपस में बैठे हैं वो चारों अपने अपने खाने की तस्वीर लेने, उसको पोस्ट करने में और कमेंट्स पढ़ने में बिजी, आपस में बात भी नहीं करते। मुझे लगता है कि इन चीजों से हमें बचने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि स्मार्टफोन यूज न करें, इंटरनेट यूज न करें, जरूरी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं लिमिट इसके ऊपर लगाएं। और ये कोई किसी के कहने से नहीं, अगर मदर फादर कह देंगे, पापा मम्मी कह देंगे इस पर रोक लगाओ, तो हम मैं जानता हूं आप लोग रिबेलियस से और ज्यादा करेंगे। लेकिन अपने आप ही समझना चाहिए, क्या इससे हमारा नुकसान हो रहा है, क्या इससे हमारे रिश्तों पर असर पड़ रहा है, क्या इससे हमारी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है। दोस्तों से जरूर कनेक्टेड रहना चाहिए, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं होनी चाहिए। ये बड़े कहा गया है, आप सब जानते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा होगी तो नुकसान देगी। ये एक आग है, मोबाइल फोन की, स्मार्टफोन की जो आग है, उस आग से हम खाना पकाएं या उस आग से अपना घर चलाएं। और मैं जानता हूं कि आप सब लोग इतने समझदार हैं, एक बार आपके मन में यह ख्याल आ गया, एक बार आपको लगा हाँ इससे बचना चाहिए, आप जानते हैं कैसे बचना। इसमें कोई आपको सिखाने की, समझाने की जरूरत नहीं है। मैं दुनिया भर के कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में, वर्ल्ड ओवर जाता हूं, स्टूडेंट से बात करता हूं, उनकी बातें सुनता हूं, और ये साफ दिखता है कि जो नए जमाने के लोग हैं, आपकी उम्र के जो लोग हैं, आप लोग जानते हैं क्या चीज नुकसान करती है, आप लोग जानते हैं उस नुकसान से कैसे निपटना है। और बड़ा फर्क क्या आया है, मैं देखता हूं कि घर में जो पेरेंट्स हैं या जो ओल्डर पीपल हैं, वो अपने बच्चों पर डिपेंड करते हैं, आप पर डिपेंड करते हैं कि मेरा फोन फॉर्मेट कर दो, ये टीवी पर फला चैनल लगा दो, ओटीटी पर ये मुझे देखना है, वो आप ऑन कर दो। इस जिम्मेदारी का एहसास आपको होना चाहिए कि सिर्फ आप अपने बारे में नहीं सोच रहे, आपके जो और इस पूरे खेल में, इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई आपकी मदद करेगा तो आपके टीचर्स करेंगे। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, दुनिया में अगर कोई आपकी प्रोग्रेस से खुश होगा तो वो आपके टीचर्स होंगे।
साल दर साल हमारे टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, भविष्य बनाते हैं, और कुछ दिन बाद वो देखते हैं कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे कोई डॉक्टर बना, कोई प्रोफेसर बना, कोई सीईओ बना, कोई बैंक का चेयरमैन बना। टीचर्स वहीं रहते हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी तिल तिल करके जलाते हैं और उस रोशनी से आपका भविष्य है। तो अगर उनकी बात सुनेंगे, आपके मन में एहसास रहेगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि वो कई साल से एक के बाद एक यंगस्टर्स को, पीढ़ियों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं बहुत सारी बातें कह सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंटरेक्शन होगा, आप लोग उससे जो सवाल आपके मन में वो पूछना चाहेंगे, तो और बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। आपके मन में जो भी उत्सुकता है, जो भी सवाल है, क्यूरियोसिटी है, और एक है समय। सेहत खराब हो जाए वापस आना मुश्किल होता है, समय चला जाए तो वापस आना मुश्किल होता है, और संबंध बिगड़ जाए तो उसको ठीक करना है। आपकी इट हैज टू बी व्यूअर फ्रेंडली, आपकी आवाज, आपका प्रोनाउंसिएशन, ये तो बेसिक है, ये सब जानते हैं। इसके अलावा अगर अच्छा एंकर बनना है, अगर सफल एंकर बनना है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए आपको अपने बहुत सारे सुख छोड़ने पड़ते हैं। जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे, जितनी ज्यादा आपकी नॉलेज होगी, उतने अच्छे एंकर आप बन पाएंगे। अच्छा एंकर बनना ये कोई इंस्टेंट कॉफी की तरह नहीं है, ओवरनाइट ऑपरेशन नहीं है कि आज आप टीवी के सामने बैठे, आपने बोलना शुरू कर दिया, आप गुड लुकिंग है, आपकी आवाज़ अच्छी है, आपकी शक्ल अच्छी है, और आप अच्छा बोल सकते हैं, तो आप एंकर बन जाएंगे। अभी नहीं, उसके पीछे जो नॉलेज होती है, उसके पीछे जो एक्सपीरियंस होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारे जितने कोलीग्स हैं, जो एंकर्स हैं, मैं उनसे हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि हम जो कहें, जो करें, उस पर लोग भरोसा करें। इसके लिए आपके पास नॉलेज का वो भंडार होना चाहिए। तो ये मुश्किल काम है। ऐसा मत सोचिएगा कि बस टीवी पर बैठे एंकर बने और फिर लोग ऑटोग्राफ मांगते रहेंगे, इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। आपकी अदालत का शो करते हुए मुझे 30 साल हुए, लेकिन आप Excuse me, sir. First of all, I would like to thank Akal sir for giving me this opportunity. टेक्निक लगी हुई, आप कुछ ऐसे मेंटल इफेक्ट पढ़ाओ, आप उसे कैसे ओवरकम किया? हाँ, मुझे याद है। मुझे आई थिंक आपकी अदालत का ही था वो। तो अक्सर में मुझे अपने लिए तो डर नहीं लगा। मैं जिंदगी में कभी किसी चीज से डरा नहीं, और जिसने मुझे डराया उसको मैंने और अच्छी तरह डराया। लेकिन जो Good evening, sir. So, there are lot of anchors, lot of presenters, lot of editors who toe a particular political line, which is not fair. A good anchor, a good editor, a good presenter has to be free, fair and fearless. And those who are not, they don't get public support. अच्छा स्कूल ना हो, पैसे ना हो, किसी बीमारी से आप फेस कर रहे हो, डरना नहीं, घबराना नहीं, ये सोचना इस देश की मिट्टी में कुछ ऐसा है कि गरीब से गरीब आदमी को मौका मिलता है, अवसर मिलता है।
और नरेंद्र मोदी उसका एक एग्जाम्पल है। एक साधारण परिवार में एक चाय बेचने वाले का बेटा जब अवसर मिला चीफ मिनिस्टर बनने का, जब अवसर मिला प्राइम मिनिस्टर बनने का, उन्होंने उसको कैसे सक्सेस में, सफलता में बदल दिया। तो ये जरूरी है कि आपको मौका मिले तो सफलता मिले। नमस्कार सर। पेरेंट्स, एंड माय एडवाइस टू ऑल पेरेंट्स ऑलवेज इज कि आपके बच्चे जो बात कह रहे हैं उनकी बात पूरी सुनो। ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, जब कोई बच्चा बात बताने लगता है उसको क्या हमें पता है, वो ऐसे इश्यूज पर जिनके सॉल्यूशंस उनके पास नहीं है वो सुनना नहीं चाहते। ये आपको अपने परसुएशन स्किल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। कहना पड़ेगा अपने पापा से, मम्मी से कि नहीं ये इशू ऐसा है जिसको आप सुनिए, और आप उनको एग्जाम्पल देकर बताइए। ज्यादातर जगह अगर वक्त होता मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देकर बताता। हमारे बच्चे, हमारे टीनेजर्स किसी साइबर क्राइम के जाल में फंसते हैं, किसी रिलेशनशिप के ट्रैप में फंसते हैं, इसलिए कि वो पेरेंट्स से कम्युनिकेट नहीं करते। कई बार बच्चे पेरेंट्स को बताना नहीं चाहते, छुपाते हैं, कई बार पेरेंट्स उनकी बात सुनना नहीं चाहते। अगर बच्चे पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते तो शायद बहुत सारे अपराध जो हमारी बच्चियों के साथ होते हैं, हमारी बेटियों के साथ होते हैं, वो नहीं होते। हम जानते हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन में ज़्यादा तो लोग वो इन्वॉल्व होते हैं जो रिलेटेड होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, और उनके बारे में आउट ऑफ रिलक्टेंस हम अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते। अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे क्राइम रुक जाएंगे। मैं अभी रिसेंटली एक एग्जांपल हमारे सामने आया था, किसी लड़की को फोन आया कुरियर सर्विस से और कहा कि आपने कुरियर भेजा है और उस कुरियर में अनवांटेड एलिमेंट्स हैं। फिर उसने बताया कि उसमें ड्रग्स हैं आपके नाम से। उस लड़की ने कहा मैंने तो कोई नहीं भेजा। उन्होंने कहा नहीं हमारे पास प्रूफ है, और अगर आपने इसका फाइन नहीं दिया तो हम, और फाइन भी कितना, 11 लाख रुपए जमा कराइए, अगर आप नहीं कराएंगे तो हम पुलिस आपके घर आ जाएगी, आपको अरेस्ट कर लेंगे। उस लड़की ने अपने पेरेंट्स से बात नहीं की, अपने भाई से बात नहीं की, और उस ट्रैप में फंसी रही। थोड़े बहुत पैसे दिए और बाद में उसको लगा, जब उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो उन्होंने कहा हम आपको साइबर अरेस्ट कर रहे हैं। आपका जो नेट है, आपका जो कंप्यूटर है, ये 24 आवर्स ऑन रहना चाहिए बिकॉज यू आर इन द साइबर अरेस्ट। उन लोगों ने एक फेक पुलिस स्टेशन क्रिएट किया हुआ था। उस पुलिस स्टेशन में पुलिस के वर्दी में लोग बैठे थे और क्रिमिनल्स आ जा रहे थे। कुल मिलाकर उन्होंने, एक लंबी स्टोरी है, मैं आपको शॉर्ट में से इतना कह सकता हूँ, उन्होंने ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया कि उस बच्ची का माइंड साइक कर दिया और वो पेरेंट्स से पैसे लेकर उनको देती रही। 3 दिन तक ये सिलसिला चला। एक वक्त वो लड़की बाथरूम में थी और उसके कंप्यूटर पर वो लोग बोल रहे थे आप कहाँ हैं, आप बताइए, नाम लेकर के। ब्रदर ने देख लिया, फिर उसने पेरेंट्स को बताया, और फादर वकील थे, मदर डॉक्टर थी। जब उन्होंने देखा, उन्होंने इस चीज़ को रिजॉल्व किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने उनको पकड़ा। और मुझे मालूम कि आप में से कितने लोग फेस करते हैं, हर रोज आजकल ऐसे कॉल आते हैं, आपने ये कुरियर बुक किया है, उस कुरियर से आपने जो सब्सटेंस भेजा है वो लीगल है, आपके खिलाफ हम केस करेंगे, आपके खिलाफ पुलिस पहुंचेगी। ऐसी चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। दिमाग इस्तेमाल करिए, पेरेंट्स से बात करिए, टीचर से बात करिए, खुल के इसके बारे में बात करिए। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट द मेंटल हेल्थ, अबाउट एनीथिंग विच चैलेंजेस योर माइंड, एनीथिंग दैट वरीज यू, anything which puts you in trouble. If you discuss with your parents, I think 90% the problem will be solved. I was not fortunate to go to a good school like you people are. I studied in a very ordinary municipal corporation school. हम ज़मीन पे बैठते थे, टाट पट्टी पे। स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं होता था, कभी टीचर आते थे, कभी नहीं आते थे। इट वॉज ए चैरिटेबल स्कूल। कोई फीस डोनेशन में देता था, कोई यूनिफॉर्म डोनेट करता था। और
हमारे घर में न बिजली थी, न पानी था, पढ़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाते थे। तो टीचर से शिकायत होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। लेकिन जब मैंने 8th पास कर ली, उस समय में हायर सेकेंडरी होती थी, आई वेंट टू बेटर स्कूल, और वहाँ जो मैंने टीचर से सीखा वो आज भी मुझे याद है, और मैं हमेशा उनके लिए ग्रेटफुल होता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिंदगी में जो कुछ है, जो कुछ सीखा, वो या तो अपने पेरेंट्स से सीखा या अपने टीचर से सीखा। और आप सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का। गुलशन ग्रोवर जो विलन बनते हैं फिल्मों में, वो फ्लाइट में मेरे साथ थे, कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते थे, तो मैं उनसे बात कर रहा था। उन्होंने सुभाष चंद्र जी की तरफ देखा और मुझे पूछा कि आप इनको जानते हो? तो मैंने कहा कौन? उन्होंने कहा ये जो ZTV के मालिक हैं सुभाष चंद्र। तो मैंने कहा मैं जानता हूँ इनको अच्छी तरह से। तो उन्होंने कहा, अगर गुलशन ने कहा इनके चैनल में मेरा इंटरव्यू आ जाए तो बड़ा अच्छा होगा। तो मैंने सुभाष जी से कहा प्लेन में, मैंने कहा सुभाष जी हमारा ये दोस्त है, इसका इंटरव्यू करो। तो उन्होंने कहा देखिए मैं तो बिजनेसमैन आदमी, मैं तो मीडिया का आदमी नहीं हूँ, मैं तो ये गलती से ये चैनल शुरू कर दिया, मुझे पता नहीं कैसे चलाना है, तो आप इसका इंटरव्यू कर दो, हम दिखा देंगे। तो मैंने कहा मैं इसका इंटरव्यू करूंगा, मैं इतने बड़े अखबार का इतना बड़ा एडिटर? तो उन्होंने कहा फिर क्या होना चाहिए? और रमेश चौहान जो थम्स अप जो कंपनी है उसके चेयरमैन, वो भी वहां थे। तो रमेश चौहान ने मुझे कहा फिर क्या होना चाहिए? तो मैंने कहा एक कटघरा लगाओ, पब्लिक को बुलाओ, नेताओं को उस पर बिठाओ, उनको जूते मारो, और करीब 5-10 मिनट तक मैं ऐसे बोलता रहा, इनको अकाउंटेबल बनाओ, इनसे सवाल पूछो, तब जाके पब्लिक को मजा आएगा। और उसके बाद फ्लाइट लैंड करेंगे, हम सब लोग अपने अपने घर चले गए। तो 4-5 दिन बाद मुझे सुभाष जी का फोन आया, उन्होंने कहा कि वो आपसे मिलना है। मैंने कहा बताइए। तो कहने नहीं मैं मिल के बात करूँगा। आए मेरे ऑफिस में, मैं तो अखबार में एडिटर था, तो उन्होंने कहा कि वो जो आपने प्रोग्राम सजेस्ट किया था, आई सेड कौन सा प्रोग्राम? उन्होंने कहा वो जो आप कह रहे थे कि कटघरा लगाओ। तो मैंने कहा तो मैं कह रहा था कटघरा लगाओ। उन्होंने फिर याद है, मैंने कहा हाँ, अरे मैंने कहा सुभाष जी उनको ऐसी लफाजी कर रहा था, कौन कटघरे में आएगा, कौन बैठेगा? तो उन्होंने कहा नहीं आप सोचना। मैंने कहा अच्छा हाँ देखेंगे, टाल दिया। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर से मैंने डिस्कस किया और उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा शो हो सकता है। तो मैंने कहा अच्छा शो हो सकता है तो आप कर लो। तो फिर उन्होंने कहा नहीं। तो फिर मैं उनके ऑफिस गया, मैंने कहा देखिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, कान पकड़ता हूँ, मैंने ऐसे हवाबाजी में बड़ी उल्टी सीधी बातें कह दी, तो ऐसा कोई शो नहीं हो सकता। कौन आके कटघरे में बैठेगा, कौन सवाल पूछेगा? और मैं तो टीवी देखता भी नहीं, मुझे टीवी करने का क्या संभव नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने अपने क्रिएटिव डायरेक्टर्स को मेरे पास भेजा और उन्होंने मुझे कन्विंस किया, और पहला शो हमने, मुझे याद है 12 फरवरी 1993 को रिकॉर्ड किया, जिसमें उस समय बिहार के चीफ मिनिस्टर थे लालू यादव, वो मेरे पहले गेस्ट थे।